हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई वेलकम यू ऑल इन इनसाइट्स बूस्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी देश में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत ज़्यादा माहौल बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं ये यूसीसी आखिर है क्या और इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म यानी एक जैसा या समान रूप से। हमारे देश में मोटे तौर पर दो तरह के अपराध होते हैं, एक क्रिमिनल ऑफेंस और दूसरा सिविल ऑफेंस। तो यूसीसी सभी सिविल मैटर्स के लिए एक जैसा कानून बनाना चाहता है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, अगर वो किसी का मर्डर कर दे तो सभी के लिए आईपीसी का सेक्शन 302 ही अप्लाई होगा और हर किसी को एक जैसा ही सजा होगा। इसका मतलब है कि हमारे देश में क्रिमिनल ऑफेंस को लेकर यूनिफॉर्मिटी है। लेकिन अगर यही मैटर क्रिमिनल ना होकर सिविल का हो तो अलग अलग लोगों पर अलग अलग कानून लगेंगे। सिविल मैटर्स में हम मेनली मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, इन सब मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। अब कैसे हमारे देश में सिविल लॉ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। पर्सनल लॉज के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे एक हिंदू एक से अधिक शादी नहीं कर सकता है बिना फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दिए हुए, लेकिन वहीं एक मुस्लिम चार औरतों के साथ शादी कर सकता है क्योंकि उनका पर्सनल लॉ उन्हें इस बात की इजाजत देता है। उसी प्रकार अगर डाइवोर्स की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ ट्रिपल तलाक की इजाजत देता है, जो कि महिला के साथ सीधे तौर पर भेदभाव है। पर वहीं और किसी धर्म के लोग कानून के अंतर्गत ही डाइवोर्स ले सकते हैं। देखिए, जब हम पर्सनल लॉ के अंतर्गत होने वाले भेदभाव के बारे में बात करते हैं तो हम मेनली मुस्लिम सोसाइटी को ही देखते हैं, लेकिन सभी पर्सनल लॉज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। हिंदू कम्युनिटी में इनहेरिटेंस यानी उत्तराधिकार मितारक्षा कोड के आधार पर डिसाइड किया जाता था, जिसमें बेटियों को अपने पिता के संपत्ति के ऊपर कोई अधिकार नहीं था। लेकिन लता मित्तल ने 1985 में इसके अगेंस्ट केस फाइल किया और 20 साल के बाद यानी 2005 में इस केस के फैसले के बाद बेटियों को भी प्रॉपर्टी पे इक्वल राइट्स मिल गया। इसी तरह से क्रिश्चियन महिलाएं एडल्ट्री के आधार पर अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं ले सकती थी। एडल्ट्री मतलब शादीशुदा होते हुए भी अगर हस्बैंड का कहीं और अफेयर है तो इस आधार पे पत्नी अपने पति से डिवोर्स नहीं ले सकती थी, लेकिन वहीं पति अपने पति से एडल्ट्री के बेस पे डिवोर्स ले सकता था। तो फिर क्रिश्चियन महिलाओं के दबाव में आकर 2016 में गवर्नमेंट ने क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869 को अमेंड किया और महिलाओं को भी एडल्ट्री के आधार पर डाइवोर्स लेने का हक दिया। उसी तरह से अगर हम पारसी कम्युनिटी की बात करें तो अगर कोई पारसी लड़की किसी नॉन पारसी लड़की से शादी कर लेती है तो उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है, और अगर कोई पारसी लड़का किसी नॉन पारसी लड़की से शादी करता है तो उस नॉन पारसी लड़की को अपने पति के संपत्ति का सिर्फ आधा हिस्सा ही मिलेगा। तो समझ ही रहे हैं आप, पर्सनल लॉज के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव तो हर कम्युनिटी में ही हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं इतने सारे एग्जांपल्स के बाद आप समझ ही गए होंगे कि सभी धर्म के पर्सनल लॉज में डिस्क्रिमिनेशन एक आम बात है। चलिए थोड़ा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत रखा है, जिसे हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। आर्टिकल 44 कहता है, द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स स्टेट इंडिवर करेगा, कोशिश करेगा नागरिकों को यूनिफॉर्म सिविल कोड देने का। यह कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में एक बेसिक फर्क है कि आप डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोर्ट के पास नहीं जा सकते। मतलब डीपीएसपी में जो भी प्रोविजन है, अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट कानून नहीं बना रही है तो आप इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं कि इसके ऊपर कानून बनाया जाए। इस बात का आप दबाव नहीं दे सकते हैं। और वहीं अगर फंडामेंटल राइट्स और उसका हनन किया जा रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, कम बैक टू द टॉपिक। यूसीसी को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के भी अलग अलग राय थे। जैसे नजरुद्दीन अहमद, जो कि बंगाल से थे, उन्होंने यूसीसी को आर्टिकल 25 को वॉयलेंट करने वाला बताया। आर्टिकल 25 बेसिकली भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक आजादी देता है। केएम मुंशी ने कहा था यूसीसी देश की एकता को प्रमोट करेगा एंड महिलाओं को समाज में इक्वल राइट्स प्रोवाइड करेगा। वहीं पे बीआर अंबेडकर भी यूसीसी के सपोर्ट में थे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि रिलीजियस लॉज को इतना अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए कि वो लेजिस्लेचर के पावर को ब्लॉक कर दे। अब ये सब जानने के बाद आप सभी को यही लग रहा होगा कि ये तो अच्छी बात है, तो इतना विरोध क्यों हो रहा है इसका। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। इसे लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर बना हुआ है। देखिए, मेनली लोगों के मन में ये डाउट है कि अगर यूसीसी लागू किया गया तो देश की डाइवर्सिटी को खतरा है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, चाइल्ड मैरिज के बारे में हम सभी जानते हैं ये हिंदू एंड मुस्लिम दोनों के पर्सनल लॉज में अलाउड थे,
लेकिन गवर्नमेंट ने इसे लड़की के लिए 18 साल और लड़का के लिए मिनिमम एज 21 साल कर दिया, जिससे यूनिफॉर्मिटी आ गई। तो क्या इसे डाइवर्सिटी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो जो पर्सनल लॉज में प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हटा के एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज लाया जाएगा, जो कि हर समाज के लोगों को, भारत के सभी नागरिकों पे एक जैसा लागू होगा। उसी तरीके से यूसीसी के बाद ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग कम्युनिटीज अपने शादी में जो रीति रिवाज करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जैसे हिंदूज में जो वेद मंत्र होता है वो वेद मंत्र होगा, क्रिश्चियन जो चर्च में जाकर जो उनका जो रीति रिवाज है, कस्टम्स फॉलो करते हैं वो कर सकते हैं, मुस्लिम लोग जैसे कुबूले करते हैं वो भी वो कर पाएंगे। तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी अपने अपने कस्टम्स के अनुसार ही शादी करेंगे। बस शादी का रजिस्ट्रेशन कराना सबके लिए कंपलसरी होगा। चलिए देखते हैं यूसीसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या जजमेंट है। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट केस है शाह बानो केस, जो कि 1985 में हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम महिला का अधिकार है कि वो अपने तलाक के बाद अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। वहीं पे दूसरा केस था सरला मुदगल केस, जो कि 1995 में हुआ था। ये बेसिकली एक हिंदू महिला है, इन्होंने अपने हस्बैंड के खिलाफ केस किया था क्योंकि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू हस्बैंड कैन नॉट कन्वर्ट टू इस्लाम एंड मैरी विदाउट डिसॉल्विंग हिज फर्स्ट मैरिज। तो सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू हस्बैंड बिना अपने पहले मैरिज को डिसॉल्व किए हुए, उसको खत्म किए हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर यूसीसी आ जाएगा तो इस तरीके के जो इलीगल कन्वर्जन हो रहे हैं, फ्रॉड कन्वर्जन हो रहे हैं, ताकि दूसरा शादी किया जा सके। जैसे कि अभी आप एक यूट्यूबर को भी जानते ही होंगे जिसने 2 शादी की है, वो भी हिंदू था और उसने मुस्लिम धर्म कबूल किया दूसरी शादी करने के लिए, और अभी वो अपने दोनों वाइफ के साथ में रह रहा है। तो ये क्या है? ये फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन है। मतलब आप किसी धर्म के प्रोविजन को इस्तेमाल करने के लिए, अपने पर्सनल एजेंडा प्रूफ करने के लिए, आप किसी जो पर्सनल लॉ है किसी धर्म का, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल केस में ये भी कहा था कि अगर यूसीसी गवर्नमेंट ले आती है तो इस तरीके के जो फ्रॉड कन्वर्जन होते हैं वो भी नहीं होंगे। उसी तरीके से सायरा बानो केस था 2017 में। सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो केस 2017 में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। इन्होंने कहा था कि ट्रिपल तलाक वुमेन्स की डिग्निटी एंड इक्वलिटी के अगेंस्ट है। और सायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के बाद पार्लियामेंट को रिकमेंड भी किया था कि मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स के ऊपर कानून बनाए। यूसीसी को डिटेल से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसके सपोर्ट्स में क्या क्या आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं और विरोध में क्या क्या आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। उसके बाद आप इसके सारे पहलू को समझ सकते हैं एंड अपना एक इंडिपेंडेंट राय बना सकते हैं। और जब आप इसे समझ जाएं तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने अपने राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हम फेवरेबल आर्गुमेंट्स के ऊपर बात करें तो पहला आर्गुमेंट है कि यूसीसी से नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेकुलरिज्म में बढ़ावा होगा। मतलब अगर यूसीसी आ जाएगा तो सबको एक कॉमन आइडेंटिटी मिल जाएगा। मतलब सभी भारतीय को जिस तरीके से क्रिमिनल लॉ में सभी एक तरह से एक भारतीय के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं, उसी तरीके से सिविल मैटर्स में भी एक भारतीय के नाते ही सबको एक समान कानून को फॉलो करना पड़ेगा। इससे नेशनल इंटीग्रेशन में मजबूती होगी, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा और इससे सेकुलरिज्म को प्रमोशन मिलेगा। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सभी धर्म को एक समान देखना। मतलब स्टेट जो है वो सभी धर्म को एक समान देखेगा, मतलब भेदभाव नहीं करेगा। तो ऑब्वियस बात है सिविल मैटर्स में अगर सबका एक ही कानून होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए एक ही जैसे कानून होंगे, तो ऑब्वियस बात है सेकुलरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके रिगार्डिंग सेकंड पॉइंट है जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी। आप लोगों ने देखा ही अभी सभी के पर्सनल लॉज में डिस्क्रिमिनेटरी लॉज भरे पड़े हैं। किसके अगेंस्ट में? वुमेन के अगेंस्ट में। जब हम यूसीसी लाएंगे तो ऑब्वियस बात है अभी दुनिया मॉडर्न होता जा रहा है, हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं हर जगह पे। तो हम जब सिविल लॉज बनाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल लॉज, तो उसमें महिलाओं को भी बिल्कुल इक्वल अधिकार मिलेगा जितने पुरुष को अधिकार है। तो ये ऑब्वियस बात है एक मॉडर्न सोसाइटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। हम महिलाओं को भी इक्वल राइट्स दे पाएंगे मैरिज में, डाइवोर्स में, इनहेरिटेंस में। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा ही 2005 में हिंदू महिलाओं को अधिकार दिया गया कि अब आप बराबर का हक ले सकते हैं। तो अलग अलग कम्युनिटी हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो हर किसी के लिए अलग अलग कानून बनाने के बजाय एक ही कानून बना दिया जाए जिसमें सारे महिलाओं को यह इनहेरिटेंस का अधिकार दे दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी धर्म के लोग हो, सभी महिलाओं को इक्वल इनहेरिटेंस का अधिकार मिल जाएगा। डाइवोर्स में हर महिलाओं को एक जैसा अधिकार मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ऑब्वियस बात है। थर्ड पॉइंट है इट अपहोल्ड्स फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, कि जेंडर के आधार पे कोई भी गवर्नमेंट
डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। तो ऑब्वियस बात है यूसीसी जब आ जाएगा तो फिर जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हो जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज सिंप्लीफिकेशन एंड रेशनलाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम। पहले आपने देखा ही सभी पर्सनल लॉज में वेरियस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटरीज लॉज भरे पड़े हैं। अब हर लॉज को अलग अलग पर्सनल लॉज में जाके हर डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को हटाना इट्स नॉट पॉसिबल। प्लस लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे। अगर आप मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज को छेड़िएगा तो वो बोलेगा कि आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हमें आप दबाव दे रहे हैं। हिंदूज की डिस्क्रिमिनेशन लॉज के ऊपर जाइएगा तो वो बोलेंगे कि यार सिर्फ हम ही दिखते हैं आप लोगों को। जैन पारसेस किसी भी कम्युनिटी में आप जाइएगा तो लोगों को ऐसा फील होगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर किसी इंडिविजुअल कम्युनिटी का केस अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाता है तो इंटरप्रिटेशन करने में बहुत सोचना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट इज मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म ऑफ आउटडेटेड प्रैक्टिसेस। पर्सनल लॉज में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस बने हुए हैं जो बहुत आउटडेटेड है, जिसका अब कोई रिलेवेंस नहीं रहा। जैसे बहुत सारा ऐसे जो मेरा ओपिनियन है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मुस्लिम महिलाओं को पर्सनल लॉज में ये कहा गया है कि वो अकेले नहीं बाहर जा सकती, उसके लिए कोई मेल मेंबर उनके साथ में रहना जरूरी है। आप ये सुने ही होंगे सऊदी अरबिया में कि जो महिला है उनके पास पासपोर्ट भी है, अगर उनको बाहर कंट्री जाना है तो उनके साथ किसी मेल मेंबर को जाना अनिवार्य है। पता नहीं अभी शायद उसके ऊपर भी बहस चल रहा था तो वो हटा दिया गया हो। पहले क्या था कि पहले लोग कबीला में बटे हुए थे तो एक कबीला दूसरे के ऊपर क्या होता था, अटैक करते रहता था। तो अगर महिलाएं अकेले भ्रमण में बाहर निकलेगी तो क्या होगा कि कोई भी दूसरा कबीला उनके ऊपर अटैक कर सकता है और उन्हें हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए ये था कि कोई भी पुरुष के साथ ही आप जाइए ताकि आपको वो सुरक्षा प्रोवाइड कर सके। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी लॉ एंड ऑर्डर इतना दुरुस्त है, अभी ऐसा कुछ जरूरत नहीं कि हर महिला को एक मेल मेंबर साथ में जाना जरूरी है कि उसको सुरक्षा प्रोवाइड कर सके। हाँ, अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, हम सभी जानते हैं, बट सिचुएशन वैसा नहीं है जो कि 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी एडी के समय में सिचुएशन था। और दूसरी बात ये मुझे ये लगता है कि जो मुस्लिम में ये लॉ था कि वो एक साथ 4 शादी कर सकता है, मुस्लिम पुरुष जो है वो 4 महिलाओं के साथ शादी कर सकता है। तो मुझे ये लगता है कि ये कानून इसलिए बनाया गया होगा क्योंकि मुस्लिम उस वक्त अधिकतर कबीले में लड़ाई कर रहे थे, युद्ध चल रहा था, विस्तार का युद्ध चल रहा था। तो उसमें क्या होता, अधिकतर सैनिक कौन थे, मुस्लिम पुरुष थे, मेल थे। तो क्या होता, तो युद्ध में लड़ाई होगा तो वो ही मरेंगे अधिकतर। तो बहुत संख्या अगर देखा जाए तो महिलाएं पुरुष से अधिक हो जाती थी समाज में। अब शायद इसलिए ऐसा किया गया हो कि एक मेल जो हो वो 4 महिलाओं के साथ शादी करे, सो दैट की महिलाओं को भी अकेले ना रहना पड़े और उनको भी कंपेनियन मिल जाए, सो दैट की वो जो जेंडर गैप आ रहा था उसके बावजूद भी एक सही तरीके से समाज को बैलेंस किया जा सके। मुझे ये लगता है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट नो द रियल रीजंस बिहाइंड इट। तो इसी तरीके से अभी इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, अभी इसका रिलेवेंस खत्म हो गया। अभी कोई युद्ध नहीं हो रहा है कि इतना जेंडर गैप आ रहा है कि ऐसा करने का जरूरत पड़े, मुझे ये लगता है। तो बेसिकली अभी जो पर्सनल लॉज बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें ये देखा जाएगा कि जो लॉज हो वो ह्यूमन राइट्स को और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को वायलेट ना करे। और जो अभी नया यूसीसी बनेगा उसमें ट्रिपल तलाक, चाइल्ड मैरिज, ये सब को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। ये सब के लिए अलग अलग इंडिविजुअल्स, इसके लिए अलग इंडिविजुअल जजमेंट आए हैं, इसके लिए चाइल्ड मैरिज के लिए इंडिविजुअल अलग एक्ट है। बट जब यूसीसी बनेगा तो सारे को एक जगह एमलगमेंट करके एक जगह एक साथ रख दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अगेंस्ट में बात करें कि क्या क्या आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं, तो सबसे पहला आर्गुमेंट है कि डाइवर्स पर्सनल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस। तो इतना ज़्यादा पर्सनल लॉज अलग अलग हैं और उसमें इतने अलग अलग कस्टम्स हैं, तो उन सभी को यूनिफॉर्मिटी में लाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होगा। दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली व्हेन मेनी लॉज आर अनडॉक्यूमेंटेड और कॉन्ट्राडिक्टरी। और बहुत सारे लॉज तो कन्वेंशन के ऊपर बन गए हैं कि ऐसे करना है। दूसरा है रेसिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस एंड माइनॉरिटी ग्रुप। जैसे आप अभी देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो इसके अगेंस्ट में हैं, बहुत सारे ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारा एक अलग कल्चर है, हमारा अलग कस्टम्स, आप उसको कैसे छेड़ सकते हैं, तो उसके लिए भी एक समस्या है। थर्ड इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस। तो ऑब्वियस बात है बहुत सारे जो लीडर्स हैं, हर लीडर्स इसमें एक मत नहीं है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि आप बीजेपी यूसीसी लेके आए, बहुत सारे और भी पार्टीज हैं वो नहीं चाहती कि इसके ऊपर कानून बनाया जाए, अभी इसको छेड़ा जाए। अभी तो एक सिचुएशन है क्योंकि सभी को ये लगता है कि अगर इसको छेड़ा जाए तो कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है, राइट्स हो सकते हैं, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। एंड द फोर्थ आर्गुमेंट इज प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। तो एक तो मैंने बताया है कि बहुत सारे डाइवर्स लॉज हैं, बहुत सारे कस्टमरीज हैं अलग अलग, जो कि बहुत सारे तो डॉक्यूमेंटेड भी नहीं, अनडॉक्यूमेंटेड है, ऊपर से कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। तो उसको सुलझाना, उसको कोडिफाई करना, एक सहमत में आके सबको ऐसा कानून बनाना जो कि सबके लिए एप्लीकेबल हो, सबको उस पर राजी हो सके, ये एक बहुत प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है।
सो बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कि यूसीसी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने एंड इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए लाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और अभी अगर हम जेंडर के आधार पर भेदभाव करते रहेंगे तो हम एक हेल्दी एंड प्रोग्रेस नेशन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि ये एक सेंसिटिव मुद्दा बन चुका है तो गवर्नमेंट को समझदारी के साथ इसे लागू करना पड़ेगा। सबको यूसीसी के वास्तविक नेचर के बारे में क्लियर करना पड़ेगा, सो दैट कि किसी भी तरह का मिसकंसेप्शन ना रहे लोगों के दिमाग में, नहीं तो इसका हाल भी CAA एंड फार्म लॉज के जैसा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी होप दिस वीडियो प्रोवाइडेड यू विद वैल्यूएबल इनसाइट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड एक सही कंटेंट के साथ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट. Your subscription will motivate us to create more quality content. If you have any questions or thoughts on this topic, please leave them in the comment sections below. Until next time, take care and stay curious. This is Alkumar Verma signing off.